कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार में राबड़ी आवास खाली करने को लेकर अभी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी और सरकार एक दूसरे के आमने सामने है। राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली कराने का आदेश आते ही सियासत गर्म हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कानून की कार्रवाई है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है बाबा, जो बिहार की राजनीति को बेहद करीब से देखते हैं। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है और क्या किसी रणनीति के तहत ये सब किया जा रहा है? देखिए शिवांगी, सीधी तौर पे इस तरह के जी। फैसलों का संबंध जो है वो सरकार से लिया जाता है। सरकार जी। बनी है, सरकार को जैसा लगा, विभाग को जैसा लगा उस हिसाब से उसने फैसले किए और जिसके लिए जो पूल तैयार किए गए हैं, जो हम्म। कैटेगरी तैयार की गई है, उस कैटेगरी के हिसाब से लोगों को रखा जाता है। लेकिन सवाल जी। ये भी आप पूछ सकते हैं कि तो फिर इतने दिनों से, पिछले कई वर्षों से, 20-25 वर्षों से आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? जी, बिल्कुल। तो ये सारे सवालों के जवाब इस बात से दिए जा सकते हैं कि वर्तमान जो सरकार बनी है, जिस तरह का जनादेश बिहार की जनता ने दिया है, उस जनादेश को अगर गौर से देखा जाए तो इसकी कई तरह से विवेचना हो रही है। हमने हम्म। भी कई एंगल इसके रखे हैं, कई एस्पेक्ट इसके हमने सामने रखे हैं कि इसके आगे आने वाले 5 सालों तक क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं और किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जी। मैंने कभी 2 लाइनें भोजपुरी में लिखी थी। मैं उसी से शुरुआत करता हूँ कि मुश्किल है पीछा छुड़ाना अपनी ही परछाई से। मुश्किल है पीछा छुड़ाना अपनी ही परछाई से, चोली दामन का संगत होता है ख्वाब का तन्हाई से। जी। हालाँकि इसको मैंने लिखा तो भोजपुरी में था कि मुश्किल बा पीछा छुड़ावल अपना परछाई से, चोली दामन के संगत होला ख्वाब आ तन्हाई के। हम्म। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं राजनीति में, आपको एक बात तो पता है कि नीतीश कुमार जो हैं वो समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। जी। नीतीश कुमार में समाजवाद कूट-कूट के भरा हुआ है और ये बातें ऑथराइज़ कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। कि जीवित समाजवादियों में सबसे मजबूत नेता, सबसे बड़े नेता, सबसे विश्वस्त नेता अगर कोई हैं, तो वो नीतीश कुमार हैं। तो क्या नीतीश कुमार इस बार के परिणाम से संतुष्ट हैं या फिर इस जी। परिणाम को आगे वो किस तरह से देख रहे हैं? अपने लिए, अपनी राजनीति के लिए और समाजवाद के लिए इस परिणाम का क्या मायने हैं? जी। निश्चित रूप से नीतीश कुमार विवेचना करने वाले, तर्क करने वाले, अपने से सवाल पूछने वाले नेताओं में जाने जाते हैं। वो अपने ही फैसलों पर अपने से ही सवाल करते हैं कि ये फैसला मैंने जो लिया है वो सही है या गलत है। अब इसके बाद जो आगे की राजनीति है उस पर कई विवेचनाएं, कई तर्क आपने सुने होंगे, कई बातें देखी होंगी। हम्म। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राबड़ी आवास खाली करने का जो फरमान जारी हुआ है, 10 सर्कुलर रोड जो है उसको खाली करने की जो बात सामने आई है, जी। जब इस पूरे मामले पर आप चर्चा कीजिएगा तो आपको सीधे याद आना चाहिए 2005 का वो वाकया। 2005 के अक्टूबर में चुनाव हुए, नवंबर में नई सरकार बनी और एक अन्य मार्ग जो है वो 2006 में खाली हुआ। हम्म। राबड़ी तभी खाली नहीं कर रही थी, लालू राबड़ी इस पर ऐसा समझ रहे थे कि ये तो कभी उनको खाली करना ही नहीं है। खैर इन सारी बातों के साथ-साथ राबड़ी देवी का जो सरकारी आवास है 10 सर्कुलर रोड, महज़ एक सरकारी बंगला नहीं है। इस बंगले में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद, इन जी। दोनों ने बहुत सारे अच्छे-बुरे वक़्त देखे हैं। सत्ता देखा है, संघर्ष देखा है, कई आंदोलन देखे हैं, गठबंधन देखा है, मुकदमा देखा है, हार देखी है, जीत देखा है, सरकार देखा है, विपक्ष देखा है, सब कुछ देखा है। जी। उनके बच्चे इसमें बड़े हुए हैं, कई शादियाँ उस घर से हुई हैं, कई तरह की यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन सभी बातों के साथ-साथ जब ये फरमान जारी हुआ, तो कहीं न कहीं भवन निर्माण विभाग ने जब 25 नवंबर को राबड़ी देवी के आवास को खाली करने का पत्र जारी किया, उसके बाद से ये 10 सर्कुलर रोड जो है, वो चर्चा में आया। जी। अब इस चर्चा के पीछे की जो कहानी है उसमें कई तरह की बातें सामने आती हैं। इसी आवाज़ से लालू को जेल यात्रा करनी पड़ी थी। तेजस्वी हम्म। यादव की लॉन्च पैड इसी से हुआ था। आपको याद होगा कि 2015 में तेजस्वी यादव इसी घर से देश, बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में आए थे। ये मीडिया का प्रमुख केंद्र रहा है। आपको याद होगा कि मीडिया दौड़ी-दौड़ी पहुँचती है, अगर बिहार में कोई भी घटना घटती है तो सबसे पहला उसका जो लक्ष्य होता है वो 10 सर्कुलर रोड होता है, राबड़ी जी। आवास। जी, बिल्कुल। और उस आवाज़ को एक तरह समझिए तो बिहार का
बिहार की राजनीति का वो मक्का मदीना उसको माना जाता है। वहीं से सब कुछ संचालित होता है। 19 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड जो है लालू राबड़ी का आवास है और आंख मूंद करके कोई भी अगर लालू राबड़ी से बात करनी है, मिलना है या उनका दर्शन करना है, उनको देखना है, तो सीधे वहीं का आवास करता है। 10 सर्कुलर रोड से ज्यादा उसका नाम जो है वो लालू राबड़ी आवास हो गया है। हम्म। कई लोगों ने, कई विशेषज्ञों से मेरी बातचीत हुई, उन लोगों ने इस पर कई बातें कही। अब इस पूरे आवास को लेकर के एक तरफ तो लालू प्रसाद और उनके एंगल से देखा जाए तो लालू राबड़ी के लिए खुशियों के कई सौगात लेकर के आया है, तो वहीं कई दुख भी दिया है इस आवास ने। बंगले से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के लालू राबड़ी अभी भी चर्चा करते हैं। 2013 में दोनों बेटों की राजनीति में लॉन्चिंग कराई गई थी और 2015 में तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा हुआ था। जी। तेज प्रताप को लाया गया था, मंत्री बनाया गया था। यहीं से लालू प्रसाद का बदला मीसा भारती ने लिया, जो जीत करके पाटलिपुत्रा आई। इसके साथ-साथ अब दूसरी पीढ़ी पूरी तरह से तैयार हो गई है और इसके अलावे विधान परिषद से लेकर के विधानसभा तक इस घर से कई लोगों को भेजा गया है। ये सभी बातें इसमें नजर आती हैं। लेकिन 1990 में सत्ता छीनने के बाद 1997 में पशुपालन घोटाले में जब लालू प्रसाद जी। जेल गए, उसके बाद से ये सत्ता का संघर्ष जो है चलता रहा और अंततः 2005 में जब सत्ता से बाहर हुए लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और उनकी पार्टी, तो यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई और तब से ये जो 10 सर्कुलर रोड है वो चर्चा में रहा है। लेकिन इस बार इसके चर्चा का विषय कुछ अलग है। सरकारें जी। बदली, सत्ता बदला, पक्ष बदला, विपक्ष बदला, लेकिन 10 सर्कुलर यथास्थिति कायम रहा। इसको बिल्कुल। खाली नहीं कराया गया था। लेकिन अब ये खाली आखिर 20 सालों के बाद क्यों कराया जा रहा है? इसके पीछे का एक कारण जो सीधा-सीधा नजर आता है कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत खाली कराया जा रहा है। लेकिन फिर ये बात आपके दिमाग में आती होगी कि आखिर 20 सालों तक क्यों नहीं कराया गया? ऐसी जी। स्थिति तो इससे पहले भी आई थी। 2010 में इससे भी खराब स्थिति थी, इससे भी बिल्कुल। कम सीटें प्राप्त हुई थी, मात्र 22 सीटों पे आके टिक गई थी। उसके गठबंधन बिखरे हुए थे। लालू राबड़ी जो है वो दिल्ली से स्विच कर गए थे पूरे परिवार को लेकर के। जी। फिर भी ये खाली नहीं हुआ था। लेकिन इस बार खाली कराने का आदेश क्यों? तो एक बात दिमाग में आता है, क्या भारतीय जनता पार्टी का ये दबाव है? तो फिर भारतीय जनता पार्टी का दबाव कैसे हो सकता है? क्योंकि भवन निर्माण विभाग जो है जिसके हाथ में ये सब कुछ है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। वो विभाग तो नीतीश कुमार के पास है। तो क्या जी। नीतीश कुमार ने कोई इसमें रणनीति बनाई है? कोई ऐसा ऊँचा है या आगे की रणनीति उनकी राजनीतिक रूप से इस पर कुछ ज़्यादा असर कर रही है? इसके पीछे का कोई कारण है। यही बात आज के स्पेशल स्टोरी में है कि लालू जी। राबड़ी आवास जो है खाली करवाने का स्क्रिप्ट किसने लिखा? क्या इसे भाजपा ने लिखा या नीतीश कुमार ने लिखा? वास्तव में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को समझना उस सादे पन्ने की तरह है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ लाइन खींची हुई है। अब उस बिल्कुल। लाइन से क्या समझ पाते हैं आप, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई इस पर, अलग-अलग लोग एंगल देते हैं और अलग-अलग एंगल में जो सबको देखने, समझने और सुनने के बाद इसे सामान्य प्रक्रिया के साथ-साथ लालू राबड़ी को परेशान करने की बात कही जा रही है। खाली नहीं करने के लिए उस पर जिद किया जा रहा है कि नहीं खाली करेंगे चाहे जो हो जाए। हालाँकि संवैधानिक प्रक्रिया है, खाली तो आपको करनी होगी। जी। बाय जी। हुक एंड क्रूक सरकार का आदेश है, सरकारी आदेश है तो उसका पालन करना होगा आपको। वरना न्यायालय के चक्कर होंगे और न्यायालय तो निश्चित रूप से सरकार के आदेश का पालन करेगा। तो खाली तो हर हाल में होना है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा राजनीतिक तूल देना आखिर क्यों? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या जी। जो चर्चाएँ हल्की-हल्की चल रही है बिहार के राजनीतिक कॉरिडोर में कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत चल रही है। क्या ये बात सच है? क्या अगर बातचीत चल रही है तो बंगला खाली कराएँगे? लेकिन फैक्ट यही है कि यहाँ से समाजवादी धारा जो है और खास करके एमवाई समीकरण जिसे लालू प्रसाद ने गढ़ा था, जी। उस समीकरण पर 92-93 में आपको याद होगा, मैंने कल ही खबर किया था, उसमें मैंने बताया था कि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था उसके बाद से लालू प्रसाद ने एक नया नेक्सस तैयार किया था बिहार की राजनीति में। वो था एमवाई समीकरण, मुस्लिम और यादव। जी। मुस्लिमों को लगा था कि यादव हमारा पक्षधर है, हमारी रक्षा कर सकता है, हमारे साथ रह सकता है और उसकी राजनीतिक प्रकृति हमसे मेल खाती है। और ये जो रिश्ता बना, ये रिश्ता अब तक कायम है। लेकिन 2025 के चुनाव में ये रिश्ता पूरी तरह से तार-तार हो गया है। हालाँकि जी। इसके बिल्कुल। टूटने की शुरुआत 2020 से ही हो गई थी।
हुँ, जब 5 सीटें तेजस्वी यादव से ज़्यादा एआईएमआईएम, जो कि आपको पता है कि हैदराबाद से उठ करके बिहार आए और उनको पहली ही बार में लोगों ने 5 सीटें दे दी। तो निश्चित रूप से टूटने का सिलसिला वहां से शुरू हो गया था, लेकिन बाद में उसको कंपनसेट करते हुए उनके 4 सदस्यों को अपनी पार्टी में मिला करके तेजस्वी यादव ने उसको पाटने की कोशिश की थी। लेकिन मुस्लिम धीरे-धीरे करके टूट रहे हैं। खास करके भाजपा ने जो एक एंगल दिया था महिलाओं को अपने पक्ष में करने का, 3 तलाक वाले मुद्दे पर फैसला लेकर के, जी, उसके बाद से महिलाएं टूटी हैं। लेकिन क्या इतनी ही बातें हैं? ये दूर-दूर तक नहीं नजर आता है। नीतीश कुमार को अपनी राजनीति करने के लिए और अपने आप को स्थापित बनाए रखने के लिए, प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, ये जरूरी है कि विपक्ष मजबूत रहे। और विपक्ष मजबूत तभी रहेगा जब राष्ट्रीय जनता दल के पास उतनी सीटें हो कि नीतीश कुमार जब चाहे तो दूसरे खेमे में स्विच कर सके। जी, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी से जब उनको डर हो तो उधर चले जाए। तो क्या नीतीश कुमार ने ही इस पूरे मामले पर ये छोटा सा एक पिन चुभोया है जिससे कि दर्द हो और इस दर्द को कन्वर्ट किया जा सके सिंपैथी में? बिल्कुल। क्या ये बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय है जिसे नीतीश कुमार लिख रहे हैं? क्या इस स्क्रिप्ट को नीतीश कुमार ने लिखा है? इस पर चर्चा कई तरह से हो सकती है। लेकिन फिर दूसरी बार आप जब सोचना शुरू करती हैं, तो सीधे-सीधे नज़र आता है कि नीतीश कुमार ऐसा क्यों करेंगे? वो नीतीश कुमार जो पूरी तरह से कंफर्टेबल मेजॉरिटी में भी हैं और सरकार स्मूथली चला रहे हैं। हुँ, विभागों के बँटवारे में भी उन्होंने सब कुछ लिया है और सबसे बड़ी बात कि सम्राट चौधरी जिनके बारे में हार्डकोर नेता, ये नेता, वो नेता कहा जा रहा था, उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को इतना चेंज किया है कि अब सीधे-सीधे आप नीतीश कुमार को यदि देखिएगा तो आप सम्राट चौधरी के फैसले की तरफ नज़र घुमाइए, तो उनके फैसले, उनके कार्यप्रणाली जो है, वो बिल्कुल बदल गई है। जी, जी, वो बिहार में नीतीश कुमार के विकल्प बनने की रेस में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो कहीं न कहीं सम्राट चौधरी जब इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार आ जाएगा और नीतीश कुमार मुश्किल में पड़ जाएँगे? ये बात कहीं न कहीं चर्चा का विषय है और राजनीतिक कॉरिडोर के साथ-साथ आप पत्रकारों के बीच में वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, जो लंबे समय से बिहार की राजनीति को 20-25 सालों से देख रहे हैं, जी, उनसे जब बात आप कीजिएगा तो आपको सीधे नज़र आएगा कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार के मन का वो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि समाजवाद समाप्त हो जाए। समाजवादी विचारधारा पर ये जो भाजपा की विचारधारा है वो भारी पड़ जाए। जी, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस यानी महागठबंधन किसी तरह से कमजोर पड़े और वहां भारतीय जनता पार्टी हावी हो। जी, इसका एक कारण हो सकता है कि जो हार मिली है तेजस्वी यादव को, उसको हार से ज्यादा इस चर्चा की तरफ भेजा जाए जिससे कि एक सिंपैथी बने और इस सिंपैथी का फायदा मिलता रहे। हालांकि आपको बता दें कि मंगनी लाल मंडल लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, जो आज जी, राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने जी, खुल बिल्कुल। करके कहा है कि किसी हाल में हम बंगला खाली नहीं करेंगे। जी, मंडल ने एनडीए सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राबड़ी देवी के नाम पर आवास को कर्णांकित करने से में सरकार को दिक्कत दिक्कत है। बिहार सरकार यह स्पष्ट करे कि 10 सर्कुलर रोड को उसने किस कैटेगरी की बिल्डिंग में रखा है। मनीलाल हुँ, मंडल ने आरोप लगाया कि सीतामढ़ी के वर्तमान सांसद जब विधान परिषद के सभापति थे, तो उनके लिए जो आवास आवंटित किया गया था, उसमें नहीं रहकर अभी जिस आवास में रह रहे हैं, वही रहें। यानी कि सीधी तौर पे ये बात इशारों-इशारों में कही जा रही है कि जो बंगला खाली कराया जा रहा है, वो किसी न किसी राजनीतिक मकसद से ही खाली कराया जा रहा है। जी, तो ये मकसद क्या हो सकता है? भाजपा पर तो आरोप आरोप लगा नहीं सकते हैं क्योंकि भाजपा इसमें कहीं दूर-दूर तक नहीं है। उसके पास ये विभाग भी नहीं है जिससे कि वो आदेश जा पारित करे। तो फिर नीतीश कुमार के विभाग से नीतीश कुमार के सोचने के और नीतीश कुमार के प्लानिंग के तहत इस पर अगर आदेश दिया गया है, तो क्या नीतीश कुमार आगे जो मैं कह रहा हूँ वो बातें हैं या फिर इसे राजनीतिक प्रतिशोध की बात कही जाए? जी, प्रतिशोध तो कहीं से दूर-दूर नज़र नहीं आता है क्योंकि बहुत तेजी से जिस तरह से 2020 में नीतीश कुमार कमजोर हुए थे, कम सीटें आई थी उनकी, वो तो उन्होंने गेन कर लिया। सूद जी, समेत उसको वापस ले लिया। लेकिन अब जो स्थिति है, वो स्थिति सीधी तरह से नज़र आती है कि नीतीश कुमार का इसके पीछे का कोई न कोई राजनीतिक मकसद ज़रूर है। इस स्क्रिप्ट को लिखने वाले नीतीश कुमार ही हैं और नीतीश कुमार की तरफ से अगर ये स्क्रिप्ट लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि जो बातें चर्चा में हैं, हल्की-हल्की बिहार की राजनीति से उठ करके ये जो पत्रकारों के बीच में चर्चा का विषय दिल्ली तक पहुंच गई है,
देश के अलग-अलग हिस्सों में ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जबकि ये बातें भी बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई दबाव नीतीश कुमार पर नहीं है। जी। लेकिन क्या आने वाले समय में महाराष्ट्र में से जो बातें आ रही हैं, वहाँ जो लोकल चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में जिस तरह से शिंदे और भाजपा के बीच में टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इन सभी को देख कर के क्या नीतीश कुमार अपने लिए एक कुशन बना करके रखना चाहते हैं? क्या इसके लिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, राबड़ी आवास ये चर्चा में ज़्यादा रहे, जिससे कि आम लोग जो कट रहे थे, छँट रहे थे, उनका जो संपर्क है वो बना रहे? क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के वोट बैंक बिल्कुल अलग-अलग हैं। जी। लालू प्रसाद का वोट बैंक जो है वो एमओआई समीकरण है जो इस बार टूटा है, तो नीतीश कुमार का वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है। वो महिलाएँ जिनको 10,000 रुपए भले ही इस बार दिए हों, लेकिन वो महिलाएँ पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को सत्ता में रख रही हैं। और नीतीश कुमार के विकल्प जब तक नहीं मिलते हैं, तब तक नीतीश कुमार को रखने के लिए बिहार की जनता भी प्रयास करती रही है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें घुमा-फिरा करके अगर देखें आप, तो एक तो बात साफ नज़र आ रही है कि इस पूरे स्क्रिप्ट में कहीं न कहीं नीतीश कुमार का एक बड़ा हिस्सा है और नीतीश कुमार इस स्क्रिप्ट को लिख करके लालू प्रसाद को जीवित रख करके, राजद को मजबूत रख करके, राजद के प्रति लोगों की सिम्पैथी रख करके, वो चाहते हैं कि आने वाले समय में जब नीतीश कुमार को ज़रूरत महसूस हो या बिहार की को ज़रूरत महसूस हो, तो वो कुशन जो है, वो रास्ता जो है, तैयार रहे जहाँ से नीतीश कुमार सीधे अपने आवास से उठते हैं और राबड़ी आवास तक जाते हैं या फिर नीतीश कुमार लालू प्रसाद को तेजस्वी यादव को अपने आवास पे बुला लेते हैं, वो सिलसिला जारी रहे और वो बैलेंस बना रहे। जी, अगर ऐसा बिल्कुल। है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सचेत रहने की भी ज़रूरत है कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हो और नीतीश कुमार के फैसलों पर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का अंकुश न लगाए और उन पर दबाव न बनाए। वरना जी, नीतीश कुमार अगर इस स्क्रिप्ट के रचयिता हैं, उन्होंने लिखा है, तो ये मान के चलिए कि बिहार में एक संभावना तो अभी भी नीतीश कुमार ने जीवित रखी है कि वो हुँ। स्विच कर सकते हैं। जी। बाबा आपके हिसाब से अगर परिवार घर खाली नहीं करता है क्योंकि मंगनी लाल मंडल का भी बयान आया है कि किसी कोई मतलब किसी भी कीमत पर घर खाली नहीं करेंगे। तो आगे सरकार क्या कदम ले सकती है इस पर? देखिए, घर तो खाली करना पड़ेगा आपको मैंने बताया ना 2006 का, 2005 में सरकार नीतीश कुमार सरकार में आए, एक अन्य मार्ग खाली नहीं कर रही थी राबड़ी देवी, उस जी। समय वही मुख्यमंत्री हुआ करती थी। अंततः उनको खाली करना पड़ा। तेजस्वी यादव के मामले में भी आपको याद होगा कि वही हुआ था। न्यायालय देखिए, न्यायालय जो है सरकारी आदेश जब भी होगा, तो सरकारी आदेश का पालन करना न्यायालय का भी हुँ। चूँकि कानून तो संसद ही बनाती है। और जब वो कानून बना हुआ है ऑलरेडी कि आपको खाली करना होगा, तो निश्चित रूप से खाली तो उनको करना होगा। भले ही उसके लिए हो सकता है कि कुछ समय माँगे, समय थोड़ा लग जाए, लेकिन खाली करने का आदेश हो गया तो खाली करना होगा। अब जी, इस बीच में क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये देखना ज़रूरी होगा। जी, लेकिन इतना मान के चलिए कि नीतीश कुमार इतने साधारण पॉलिटिशियन नहीं है, जिनको आसानी से पढ़ लिया जाए। जी। उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। जी, लेकिन केवल राबड़ी देवी पर ही इतना दबाव क्यों? क्या ऐसे और पूर्व मुख्यमंत्रियों के भी बंगले खाली कराए गए हैं या ये पहली बार है? नहीं, देखिए अक्सर ऐसा होता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री कुर्सी मुझे नहीं मिलती है तो मैं तुरंत बंगला खाली कर देता हूँ। ऐसा नीतीश कुमार ने किया भी था। आपको याद होगा कि उन्होंने 2014 में जब चुनाव हारे थे और नैतिकता के आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था, जी, तो उन्होंने तुरंत बंगला खाली कर दिया था और जीतन राम मांझी को दे दिया था। जबकि जीतन राम मांझी 9 महीने बाद जब हटाए जाने लगे थे, तो उन्होंने भी खाली करने में आनाकानी की थी। लेकिन जी। उनको भी हटना पड़ा था, राबड़ी देवी को भी खाली करना पड़ा था। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको खाली तो करना ही है। हाँ, हुँ, ये परिस्थितियाँ क्या कहती हैं, इसके विरुद्ध क्या कुछ होता है, कितनी सिम्पैथी और कितना इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, जो खोया हुआ जनाधार है उसको वापस लाने के लिए, जी, ये मुझे नज़र आ रहा है। मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार ने इस फैसले के साथ-साथ लालू प्रसाद को एक बार फिर से वो बूस्टर डोज़ ज़रूर दे दिया है, जिससे कि आप देखे होंगे ना कि जब साँसें टूटने लगती हैं, तो शॉक थेरेपी दी जाती है। जी, जी, तो वो जो है ना एक झटका दिया गया है जो लालू प्रसाद के वोटर हैं उनको कि आपने लालू प्रसाद का साथ नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह की कोई बात होती है, लालू प्रसाद पर इस बंगला खाली करने का दबाव होता है, आंदोलन होता है या उस पर किस तरह का कोई बात होता है, तो एक बार चर्चा तो ज़रूर उनकी सिम्पैथी की तरफ जाएगा। जी। और मुझे जो लगता है कि बैलेंस बनाने के लिए ही ये फैसला लिया गया होगा।
हालाँकि इसके और भी एस्पेक्ट है, आगे हम्म। पता चलेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो ये थी हमारी लालू राबड़ी आवास विवाद पर हमारी स्पेशल स्टोरी। तो क्या ये कानून का पालन है या राजनीति का नया खेल? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386